पिछले वीडियो में हमने कलमा और उसकी किस्में यानी इस्म फेल हर्फ को पढ़ा था और फिर उनमें जो कलमा की पहली किस्म है यानी इस्म, उसकी किस्में और उसकी ज़ैली किस्मों को भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम इस्म और उसकी किस्मों के जो बहस पिछले वीडियो में हमने पढ़ी है उसी से मुताल्लिक चंद सवालात लाए हैं। वो ये सवालात इस्म के अक़साम से हैं, यानी इस्म ख़ास, इस्म आम, लक़ब, ख़िताब, तख़ल्लुस, कुन्नियत, उर्फ़, इस्म मुसग़्ग़र, इस्म मुकब्बर, इस्म सौत, इस्म आला, इस्म ज़र्फ़, लवाज़िम इस्म वग़ैरह वग़ैरह से ये सवालात लिए गए हैं। आपने जो वीडियो देखा था उस वीडियो में ये सारी बातें तफसील से बताई जा चुकी हैं कि इस्म किसको कहते हैं और उसकी इब्तिदान कितनी किस्में हैं और उसकी ज़ैली किस्में, उनकी तादाद और उनकी तारीफ़ात भी समझा दिए गए थे। उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा और समझ लिया होगा कि इस्म किसको कहते हैं, इस्म मारिफा किसको कहते हैं, इस्म नकीरा किसको कहते हैं और उसके तहत जो अक़साम हैं उनकी भी शनाख्त और पहचान आपने कर लिया होगा। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या जो कुछ हमने पढ़ा वो हमने समझा भी है या नहीं। अगर हमने पिछले वीडियो को समझ लिया है तो हमें इन सवालात को हल करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। यहाँ पर हर सवाल के 5 मुतबादिल दिए गए हैं, जिसमें आखिर के 2 मुतबादिल हैं हस्बे बाला में से एक से ज़ायद या हस्बे बाला में से कोई नहीं, और बाकी 3 ऑप्शन में कुछ ना कुछ लिखा गया है और इसी तरीके से आपको हर सवाल मिल जाएगा। इसका सही जवाब का इंतखाब करना है। 5 मुतबादिल में से, 5 ऑप्शंस में से किसी एक का इंतखाब करना है और कोई एक जवाब ही सही होगा। तो आइए शुरू करते हैं जो हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में उससे मुताल्लिक चंद सवालात और उसके जवाबात। पहला सवाल है, इस्म की शनाख्त कीजिए, यानी इस्म की पहचान कीजिए। और उसके मुतबादिल में 5 मुतबादिल में पहला है पढ़ना, दूसरा है खुशी, तीसरा है आदमी और चौथा है हस्बे बाला में से एक से ज़ायद और पांचवा है हस्बे बाला में से कोई नहीं। अगर आपने इस्म की तारीफ पढ़ा था तो वहाँ बताया गया था कि इस्म किसी शख्स, चीज़, जगह और कैफियत के नाम को कहते हैं। तो इन जवाबात में आपको पढ़ना ये एक काम है, कोई शख्स या कोई चीज़ या कोई कैफियत नहीं है, लिहाजा ये तो नहीं हो सकता। दूसरा है खुशी। खुशी, इसके साथ गम, तकलीफ़, उलझन, दर्द, मोहब्बत, नफ़रत, ये सब के सब एक तरह की कैफियतें हैं। तो ये कैफियत इस्म के तहत आती है, तो ये एक सही जवाब आपको मिल गया कि खुशी। उसके बाद है जीम में आदमी। तो आदमी भी क्योंकि ये शख्स के लिए इस्तेमाल होता है, लिहाजा ये भी एक इस्म है। तो 2 जवाब तो हो नहीं सकते, एक ही जवाब उसका सही होगा। तो वो अब बन जाएगा दाल वाला, यानी हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, यानी एक से ज़ायद जवाबात दुरुस्त हैं। एक ये और एक ये, बा और जिम दोनों जवाबात दुरुस्त हैं, इसलिए कहेंगे कि हस्बे बाला में से एक से ज़ायद दुरुस्त है और हमारा सही जवाब हो जाएगा ये दाल। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। सवाल पूछा गया है, दर्जे झैल में इसमें ख़ास की मिसाल है। शहर, गांव, पटना, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद या हस्बे बाला में से कोई नहीं। शहर, गांव, पटना, इन तीनों में देखिए कि इसमें ख़ास कौन सा लफ्ज़ है। अगर एक से ज़्यादा है
तो दाल उसका जवाब होगा। अगर इनमें से कोई भी इसमें खास नहीं है तो उसका सही जवाब ये होगा। लेकिन हमको उससे पहले पहचान कर लेनी है कि क्या इन तीनों ऑप्शंस में से शहर, गांव और पटना में कोई भी इसमें खास की मिसाल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें खास की तारीफ दोहरा लेते हैं कि इसमें खास कहते हैं खास शख्स, खास जगह या खास चीज़ के नाम को। तो अगर तारीफ के मुताबिक देखा जाए तो शहर ये कोई खास जगह का नाम नहीं है, क्योंकि शहर का इतलाक जितने भी शहर हैं सब पर होता है। मसलन पटना एक शहर है, उसको भी शहर बोलते हैं। कोलकाता एक शहर है, उसको भी शहर बोलते हैं। मुंबई एक शहर है, लखनऊ एक शहर है, तो सबको शहर बोलते हैं। लिहाजा ये जवाब तो नहीं हो सकता। ऐसे ही बे में गांव लिखा है, गांव भी ये हर एक गांव को गांव ही बोलते हैं और इसका इतलाक सभी गांवों पर होता है, लिहाजा ये भी नहीं हो सकता। जीम में है पटना, तो पटना एक खास शहर का नाम है जिसका इतलाक सभी शहरों पर नहीं होता, बल्कि एक खास शहर का नाम पटना है, लिहाजा ये हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, दर्जे झैल इसमों में इसमें नकिरा की मिसाल है। इसमें नकिरा की मिसाल क्या है? शहर है, गांव है, जिम में पटना है, या हस्बे वाला में से एक से जायद, या हस्बे वाला में से कोई नहीं। अगर सवाल नंबर 2 आपने समझ लिया है तो बड़ी आसानी से आप कह सकते हैं कि इसका जवाब होगा दाल हस्बे वाला में से एक से जायद। क्यों? क्योंकि शहर और गांव ये दोनों इसमें नकेरा है। शहर भी इसमें नकेरा है और गांव भी इसमें नकेरा है। शहर भी इसमें नकेरा, गांव भी इसमें नकेरा, तो जवाब बन जाएगा दाल कि हस्बे वाला में से एक से जायद इसमें नकेरा है। आइए हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल सवाल नंबर 4 है। सवाल है कि वो नाम जो हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से किसी को दिया जाता है वो कहलाता है। जो हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से जो किसी को दिया जाता है वो नाम क्या कहलाता है? लक़ब, खिताब, उर्फ, या हस्बे वाला में से एक से जायद, या हस्बे वाला में से कोई नहीं। आपने तारीख पढ़ ली है तो आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि इस तरीके के नाम को जो किसी हुकूमत या इदारे की तरफ से किसी शख्स को दिया जाता है, जैसे पद्म भूषण, पद्मश्री, खान बहादुर, शमसुल उलमा वगैरह मिसालें जो आपने पढ़ी थी, तो इन तमाम को खिताब कहते हैं। लिहाजा सही जवाब होगा ये बे। बे है सही जवाब। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5 है, चुन्नू मुन्नू फजलू मिसाल है। अलिफ कुन्नियत की, बे लक़ब की, जीम उर्फ की, दाल हस्बे वाला में से एक से जायद, हे हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो चुन्नू मुन्नू फजलू खैरू फ़खरू इस तरीके के नाम जो प्यार या हिकारत की वजह से पड़ जाए तो इस तरीके के नाम को उर्फ कहते हैं। ये उर्फ प्यार की वजह से, मोहब्बत की वजह से भी होता है। जैसे किसी को कोई चुन्नू मुन्नू बोलता है बच्चों को, ऐसे ही किसी का नाम फजलुर रहमान है तो उसको फजलू बोलते हैं, खैरुद्दीन है तो खैरू बोलते हैं। तो इस तरीके के नाम को उर्फ कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा जीम, यानी कि उर्फ की मिसालें हैं ये। सही जवाब है जीम, ये उर्फ की मिसालें हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि दर्ज झैल में कुन्नियत की मिसाल है। कुन्नियत अबू हफ्स, इब्ने उमर, अबू हुरैरा, हस्बे वाला में से एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। कुन्नियत की तारीफ में आपने पढ़ा था कि जो ख़ानदान, माँ बाप की तरफ मंसूब करके जो नाम रखा जाता है तो उसको कुन्नियत कहते हैं। इसमें ख़ास तौर से अब और इब्न का इस्तेमाल कसरत से होता है। तो जहाँ अबू या इब्न आपको दिख जाए तो आप समझ सकते हैं कि वो कुन्नियत ही है। लिहाजा अबू हफ्स
ये भी कुन्नियत है, इब्न उमर ये भी कुन्नियत है, और अबू हुरैरा ये भी कुन्नियत है। ये तीनों कुन्नियत हैं, तो इसका सही जवाब होगा दाल हस्बे बाला में से एक से जायद, ये सही जवाब है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7। अब्दुल हई एक नज़्म को शायर हैं और वो अपनी नज़्म में एक छोटा सा नाम साहिर का इस्तेमाल करते हैं। साहिर उनका डैश है, साहिर उनका क्या है? जो साहिर उन्होंने अपना नाम रखा है, ये छोटा सा नाम क्या कहलाएगा? अब्दुल हई ये साहिर लुधियानवी का नाम है और जो एक नज़्म को शायर हैं। आपने पिछले सबक में ही पढ़ लिया था, तो आइए देखते हैं कि आप इसे समझ पाते हैं या नहीं पाते हैं। अलिफ लक़ब, बे तखल्लुस, जीम खिताब, दाल हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, या है हस्ब बाला में से कोई नहीं। आप इस सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि यहाँ पर सही जवाब कौन सा होगा। चलिए हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8। खालिद की बेटी का नाम माजिदा है, लेकिन सब उसको मज्जो कहकर बुलाते हैं, लोग डैश इस्तेमाल करते हैं। खालिद की बेटी का नाम माजिदा है, लेकिन उसको मज्जो कहकर बुलाते हैं, तो ये मज्जो क्या है? लक़ब है, तखल्लुस है, उर्फ है, या हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, या हस्ब बाला में से कोई नहीं। आपने पढ़ लिया था कि जो नाम प्यार की वजह से या नफ़रत व हिकारत की वजह से पड़ जाए तो उसे उर्फ कहते हैं। लिहाजा इसका सही जवाब होगा जिम, यानी कि ये उर्फ की मिसाल है और ये लोग उसको उर्फ से बुलाते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 9। लक़ब की पहचान कीजिए। अलिफ गालिब, बे मीर, जिम हकीमुल उम्मत, दाल हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हे हस्ब बाला में से कोई नहीं। गालिब ये तखल्लुस है, मीर ये भी मीर तक़ी मीर का तखल्लुस है, हकीमुल उम्मत ये अल्लामा इक़बाल का लक़ब है। लिहाजा सही जवाब हो जाएगा जिम, यानी हकीमुल उम्मत। जिम ये सही जवाब होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। आप भी हल करते चलें ताकि ये अंदाज़ा हो कि आपने कितना समझा है और कहाँ तक समझा है। सवाल नंबर 10 में है टन-टन और भन-भन। मिसाल है, किसकी मिसाल है? अलिफ इसमें सौत की, या इसमें मुकब्बर की, या इसमें मुसग़र की, या हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, या हस्ब बाला में से कोई नहीं। टन-टन और भन-भन। टन-टन ये घंटी की आवाज़ है, भन-भन ये मक्खियों की आवाज़ है। तो टन-टन और भन-भन, अब ये आवाज़ हैं तो सौत का माना ही होता है आवाज़। और मैंने आपको बताया भी था कि हर वो लफ्ज़ जो किसी आवाज़ पर दलालत करे, जो किसी जानदार या बेजान अशिया की आवाज़ को बताए, उसे इसमें सौत कहते हैं। तो टन-टन और भन-भन ये इसमें सौत की मिसालें हैं, इसमें सौत की मिसालें हैं, और सही जवाब हो जाएगा ये अलिफ कि ये इसमें सौत की मिसाल है। चलिए देखते हैं अब अगला सवाल। सवाल नंबर 11। पहाड़ी, दरीचा, दुखड़ा, घरौंदा, पगला और इस किस्म के अल्फाज डैश कहलाते हैं। इस सवाल को सही से समझिएगा। हमने मुख्तलिफ अल्फाज लिए हैं, ये इसलिए ताकि आपके पास इस किस्म के अल्फाज का ज़ख़ीरा भी हो जाए। हालांकि एक दो मिसालें लेना ही काफ़ी था, लेकिन चंद मिसालें लेकर सवाल पूछने का मकसद ये है कि आपको और भी मज़ीद अल्फाज आ जाए, जमा हो जाए आपके दिमाग में, और इस तरीके से आप मुताला करते जाएंगे तो बहुत सारे अल्फाज आपको मिलेंगे जो इम्तिहानात के वक्त आपको जवाब लिखने में या जवाब तैयार करने में बहुत ही मददगार साबित होंगे। पहाड़ी, दरीचा, दुखड़ा, घरौंदा, पगला और इस किस्म के अल्फाज क्या कहलाते हैं?
अलिफ इसम सौत, बे इसम आला, जीम इसम मुसग़र, दाल हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, या है हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो ये सही जवाब क्या हो सकता है इसका? पहाड़ी किसको कहते हैं? जो बड़ा पहाड़ होता है उसको हम लोग पहाड़ के नाम से जानते हैं, और जो छोटा पहाड़ होता है उसको पहाड़ी कहते हैं। ऐसे ही दर और दरीचा, दर ये इसमें मुसग़र है, दरीचा ये दर इसमें मुकब्बर है, और दरीचा उसके छोटे दर को कहते हैं, इसलिए दरीचा ये उसका मुसग़र है। दुख ये मुकब्बर है, दुखड़ा उसका मुसग़र है। घर बड़े घर को कहते हैं और छोटे घर को घरौंदा कहते हैं। तो घर ये मुकब्बर है और घरौंदा उसका मुसग़र है। पागल ये पागल जो शख्स जिसमें जुनून तारी हो, जिसकी ज़हनी कैफियत ठीक ना हो, उसे पागल कहते हैं, और उसी का मुसग़र यानी छोटा मोटा पागल तो उसको पगला कहते हैं। तो आपने मेरी इस तशरीह से खूब समझ लिया होगा कि ये सारे अल्फाज पहाड़ी, दरीचा, दुखड़ा, घरौंदा, पगला और इस किस्म के अल्फाज किसके तहत आते हैं? जाहिर सी बात है ये सारे के सारे अल्फाज इसमें मुसग़र के तहत आते हैं, लिहाजा सही जवाब होगा इसमें मुसग़र। अब देखते हैं हम अगला सवाल, सवाल नंबर 12। मदारिस और काफिला में अलिफ दोनों जमा है, बे दोनों इसमें जमा है, जिम पहला लफ्ज़ जमा है जबकि दूसरा इसमें जमा है, दाल पहला लफ्ज़ इसमें जमा है जबकि दूसरा जमा है, या है हस्बे वाला में से कोई नहीं। इस सवाल को ज़रा सही से देख लीजिए। जमा और इसमें जमा, वाहिद और जमा ये तादाद कहलाते हैं कि तादाद के एतबार से इसम की दो किस्में हैं, वाहिद और जमा। लवाज़िम में इसम में हमने ये पढ़ाया था, हालांकि वाहिद और जमा की तफसीली गुफ्तगू होना अभी बाकी है। इन दोनों अल्फाज मदारिस और काफिला पर गौर कीजिए। मदारिस ये मदरसा की जमा है, जबकि काफिला और काफिला ये किसी एक शख्स को नहीं कहते, बल्कि ये कई लोगों का मजमुआ होता है, लिहाजा काफिला ये इसमें जमा है, और मदारिस ये मदरसा की जमा है। तो अगर देखा जाए तो मदारिस ये पहला लफ्ज़ है और काफिला दूसरा लफ्ज़ है। मदारिस ये जमा है और काफिला इसमें जमा है। इसमें जमा की तारीफ हमने आपको पढ़ाया था कि इसमें जमा किसे कहते हैं, कि जो सूरतन वाहिद हो लेकिन हकीकतन उसमें चंद अफराद शामिल हों, तो इस किस्म के अल्फाज को इसमें जमा कहते हैं, जमा नहीं कहते। इसमें जमा की पहचान का एक तरीक़ा यह भी है कि वो उसका कोई वाहिद नहीं होता। इसमें जमा जो होता है उसका कोई वाहिद नहीं होता। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि इसमें जमा की भी जमा लाया जाता है। तो इसमें सही जवाब कौन होगा? इसमें मदारिस पहला लफ्ज़ है और काफिला ये दूसरा लफ्ज़ है। पहला लफ्ज़ है मदारिस जो कि मदरसा की जमा है, और दूसरा इसमें जमा है। तो सही जवाब होगा हमारा दोनों जमा है, ये तो गलत है, दोनों जमा नहीं है। दोनों इसमें जमा है, ये भी गलत है कि दोनों इसमें जमा नहीं है। पहला लफ्ज़ जमा है जबकि दूसरा इसमें जमा है। पहला जमा मदारिस पहला जमा है जबकि दूसरा इसमें जमा है। तो हमारा ये सही जवाब हो जाएगा जिम, कि पहला लफ्ज़ जमा है और दूसरा इसमें जमा है। पहला लफ्ज़ इसमें जमा जबकि दूसरा जमा है, ये दाल में पूछा गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 13। इसमें मुकब्बर की शनाख्त कीजिए। मुतबादिल में है बाव, देगची, पगड़, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसमें मुकब्बर वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ को
बड़ा या भारी भरकम करके जाहिर करे तो उस लफ्ज़ को इसमें मुकब्बर कहते हैं। आपने पिछले वीडियो में इसकी तारीफ पढ़ ली है और समझ भी लिया होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अलिफ में है बाग, बे में देगची, जिम में पगड़, दाल में हस्बे बाला में से एक से जायद और हे में हस्बे बाला में से कोई नहीं। क्या सही जवाब बनेगा? बाग, इसका इससे मुसग्गर आता है बागीचा, बाग का बागीचा, तो ये मुकब्बर है, इसमें मुकब्बर है ये। लेकिन चूंकि यहाँ जवाब में ये भी है कि हस्बे बाला में से एक से जायद, इसलिए जवाब देने की जल्दी हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये देख लेना चाहिए कि क्या और भी कोई लफ्ज़ इसमें मुकब्बर का है या नहीं है। अगर और भी कोई लफ्ज़ मिल जाता है तो फिर हमारा जवाब बदल जाएगा। अगर देगची और पगड़, अब इन दोनों को देख लेते हैं, अगर इन दोनों में कोई मुकब्बर है तो हमारा जवाब दाल दुरुस्त होगा। लेकिन अगर कोई इन दोनों में नहीं है, सिर्फ एक ही है, तो उसी पर निशान लगा दिया जाएगा। अब देखते हैं, देगची, आपको मिसालों में भी मैंने पढ़ाया था कि देगची ये इसमें मुसग्गर है और इसका मुकब्बर है देग, तो ये तो इसमें मुसग्गर है, देगची ये मुसग्गर है, तो हालांकि यहाँ पर शनाख्त मुकब्बर की करने के लिए कहा गया है, तो ये तो नहीं हो सकता, तो देगची नहीं हो सकता। अब देखते हैं पगड़। पगड़ किसको कहते हैं? जो बड़ी पगड़ी होती है उसको पगड़ कहते हैं, जबकि छोटी वाली को पगड़ी कहते हैं। तो पगड़ी ये मुसग्गर है, जबकि पगड़ ये मुकब्बर है। मतलब हमें दो जवाब दुरुस्त मिल गए। इसमें मुकब्बर की जब पहचान करने हम निकले तो हमको दो मिल गया, एक बाग जो इसमें मुकब्बर है और इसका मुसग्गर बागीचा, और एक पगड़ जिसका मुसग्गर है पगड़ी। तो दो जवाब जब सही हो गए तो हमें सही जवाब हमारा हो जाएगा दाल, यानी हस्बे बाला में से एक से जायद जवाबात दुरुस्त हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 14, घर, मस्जिद, स्कूल, ज़ोहर, असर, मगरिब, सुबह, शाम, इसमें ज़र्फ मकान की मिसालें हैं, इसमें ज़र्फ ज़मान की मिसालें हैं, दोनों की मिसालें हैं, यानी इसमें ज़र्फ और ज़मान और इसमें ज़र्फ मकान, या हस्बे बाला में से एक से जायद, या हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसका क्या जवाब होगा? घर, मस्जिद, स्कूल, ये सारे अल्फाज आप देख रहे हैं कि किसी न किसी जगह को बता रहे हैं। घर एक जगह है जहाँ लोग रहते हैं, मस्जिद इबादत खाना है, स्कूल तालीम गाह है, जबकि ज़ोहर, असर, मगरिब ये इबादतों के मखसूस अवकात हैं, सुबह, शाम ये दिन के दो वक्त हैं। तो यहाँ पर हमें वक्त भी मिल रहा है और जगह भी मिल रही हैं, तो इस लिहाज से यहाँ इसमें ज़र्फ ज़मान भी है और इसमें ज़र्फ मकान भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि दोनों यहाँ पर हैं, यानी इसमें ज़र्फ ज़मान की मिसाल भी है और इसमें ज़र्फ मकान की भी मिसालें हैं। घर, मस्जिद और स्कूल ये तीनों इसमें ज़र्फ मकान की मिसालें हैं। ज़ोहर, असर, मगरिब ये इसमें ज़र्फ ज़मान की मिसालें हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ये जिम, यानी दोनों की मिसालें हैं, इसमें ज़र्फ ज़मान की भी और इसमें ज़र्फ मकान की भी। आइए अब हम देखते हैं अगला सवाल। हसिया और खुरपी ये हैं, क्या हैं ये? इसमें ज़र्फ हैं, इसमें आला हैं, इसमें सौत हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद या हस्बे बाला में से कोई नहीं। हसिया और खुरपी, हसिया काटने का एक आला है और खुरपी भी काटने या छीलने का एक आला है। तो जब ये हथियार है तो इन्हें आपको तारीफ में बताया जा चुका है कि ऐसे अल्फाज जो किसी औजार या हथियार पर दलालत करें, किसी औजार या हथियार को बताएं, तो ऐसे अल्फाज इसमें आला के तहत आते हैं। लिहाजा सही जवाब हो जाएगा हमारा बे, यानी कि ये इसमें आला है। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगला सवाल। दर्ज झैल में इस्म का लाजमा नहीं है। लवाज़िम इस्म को अगर आपने याद कर लिया, ये सवाल बेआईनी यही सवाल बीपीएससी ने टीआरई में पूछा था
کہ اسم کا لازمہ نہیں ہے. انہوں نے یہی پوچھا تھا کہ اسم کا لازمہ جو نہیں ہے اس کی شناخت کرنی تھی. اسم کا لوازم اسم میں نے بتا دیا آپ کو کہ 3 ہے: جنس، تعداد اور حالت. تو لوازم اسم جنس بھی ہے، لوازم اسم حالت بھی ہے، لوازم اسم تعداد بھی ہے. تو جنس بھی ہے، حالت بھی ہے. انتخاب کس کا کرنا ہے؟ جو نہیں ہے اس کا. جو نہیں ہے صفت، یہ اسم کا لازمہ نہیں ہے. لوازم اسم 3 ہی ہیں: جنس، حالت اور ایک ہے تعداد. کیا ہے؟ تعداد. تعداد. تو اسم کا لازمہ ایک تو جنس ہے، ایک حالت ہے اور ایک تعداد ہے. یہ 3 ہی اسم کا لازمہ ہے، لوازم اسم کہلاتے ہیں. لیکن صفت یہ لوازم اسم میں سے نہیں ہے، لہٰذا ہمارا صحیح جواب ہوگا جیم، یعنی کہ صفت اسم کا لازمہ نہیں ہے. یہ جیم ہو جائے گا صحیح جواب. دیکھتے ہیں اب اگلے سوال کو. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اگلا سوال، سوال نمبر 17. سوال ہے: گٹھری، لڑی، گچھا، قافلہ، گلدستہ، قطار، انجمن. یہ کس کی مثالیں ہیں؟ الف جمع کی مثالیں ہیں، ب اسم جمع کی مثالیں ہیں، جیم اسم کیفیت کی مثالیں ہیں، یا دال حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یا ہے حسب بالا میں سے کوئی نہیں. میں اسی قسم کا سوال ابھی کچھ دیر پہلے حل کرا چکا ہوں، لہٰذا اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس سوال کو حل کر کے اس کا جواب کامنٹ باکس میں عنایت کریں. ساتھ ہی اہل علم سے گزارش ہے کہ جو میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر ان میں کہیں کوئی کمی ہو، کوئی مشورہ ہو، کوئی ترمیم کرنے کی ضرورت ہو تو آپ کامنٹ باکس میں ضرور اس کی اطلاع دیں. کہیں کوئی کمی ہوگی، کچھ غلطی ہوگی تو ہمیں تہہ دل سے قبول ہے. بالکل آپ سے امید بھی یہی ہے کہ آپ اس کی نشاندہی کر دیں گے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اگلا سوال. سوال نمبر 18. احمد خط لکھ رہا ہے جبکہ خالد اس کی مدد کر رہا ہے. مذکورہ جملے میں احمد اور خالد ڈیش ہیں: الف حالت اضافی میں، ب حالت مفعولی میں، جیم حالت فاعلی میں، یا دال حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یا ہے حسب بالا میں سے کوئی نہیں. حالت کے بارے میں ہم نے مختصر سے گفتگو کی تھی کہ کوئی بھی اسم یا تو وہ فاعل ہوگا یا مفعول ہوگا یا حالت اضافی میں ہوگا. فاعل یعنی جب وہ کسی کام کو انجام دے رہا ہے تو اسے کہیں گے حالت فاعلی، اور جب کام کا اثر اس پر پڑے تو اس کو کہیں گے حالت مفعولی، اور جب وہ کسی اسم کی طرف منسوب ہو تو اسے کہیں گے حالت اضافی. بہرحال تو سوال یہ ہے کہ احمد خط لکھ رہا ہے جبکہ خالد اس کی مدد کر رہا ہے. تو ان دونوں میں دونوں جملوں میں احمد اور خالد یہ کس حالت میں؟ احمد اور خالد آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ یہ اسم خاص ہیں، اسم معرفہ ہیں. تو یہ کس حالت میں ہیں یہ بتانا ہے. چونکہ احمد اور خالد یہ دونوں کام کو انجام دے رہے ہیں، احمد یہ خط لکھ رہے ہیں یعنی لکھنے کا کام کر رہے ہیں، جبکہ خالد یہ مدد کرنے کا کام کر رہے ہیں. تو جو کسی کام کو انجام دے جو اسم، وہ اسم حالت فاعلی میں ہوتا ہے، لہذا صحیح جواب ہو جائے گا جی، یعنی یہ دونوں حالت فاعلی میں ہیں. چلیے دیکھتے ہیں اگلا سوال. سوال نمبر 19. زید آم پسند کرتا ہے جبکہ اس کا بھائی لیچی پسند کرتا ہے. مذکورہ جملے میں آم اور لیچی ہیں ڈیش ہیں. کیا ہیں؟ فاعلی حالت میں ہیں، مفعولی حالت میں ہیں یا اضافی حالت میں ہیں. اگر آپ نے ابھی میں نے حالت فاعلی، حالت مفعولی اور حالت اضافی کو دہرایا ہے، ریپیٹ کیا ہے، اگر آپ نے سمجھ لیا ہوگا تو یقیناً آپ کے ذہن میں اس سوال کا جواب گردش کر رہا ہوگا. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اگر آپ سمجھ گئے تو بالکل کامنٹ باکس میں پیش کیجیے. دیکھتے ہیں اگلا سوال.
آج کا آخری سوال، اس میں کیفیت کی شناخت کیجیے۔ زندگی، بےہودگی، اچھائی، موٹاپا، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ اس میں کیفیت کون سا لفظ ہے؟ زندگی ہے، بےہودگی ہے، اچھائی ہے، موٹاپا ہے، یا ان میں سے کوئی نہیں ہے، ان میں سے ایک سے زائد ہیں؟ اگر کوئی نہیں ہے جب بھی دال کا انتخاب کریں، اگر ایک سے زائد ہیں جب بھی دال کا انتخاب کریں۔ تو زندگی یا زندہ سے بنا ہے، بےہودگی یا بےہودہ سے بنا ہے، اچھا سے اچھائی بنا ہے، اور موٹا سے موٹاپا بنا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اس میں کیفیت ہیں۔ تو صحیح جواب ہو جائے گا ہے، یعنی حسب بالا میں سے ایک سے زائد۔ حسب بالا میں سے ایک سے زائد یہ ہو جائے گا صحیح جواب۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے سارے سوالات سمجھ لیے ہوں گے، اور چونکہ یہ سوالات مبنی تھے آپ کے پچھلے سبق پر جو ہم نے پڑھایا تھا، اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو ہمارا نہیں دیکھا ہے تو ضرور اسے دیکھ لیں، تاکہ آپ کو ان سوالات کو سمجھنے میں اور اس قسم کے جو بھی سوالات ہوں گے انہیں سمجھنے میں مدد ملے۔ ہم نے اب تک اسم اور اس کی قسموں کو پڑھا ہے، آگے بھی تفصیل سے ہم پڑھتے رہیں گے، اور جو بھی اسم کی قسمیں ہیں، مثلا واحد، جمع وغیرہ، تذکیر و تانیث وغیرہ پر تفصیلی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، جس سے ہر پیپر میں سوالات بنتے ہی بنتے ہیں، چاہے وہ سوال ایس ایس سی سے ہو، چاہے بی پی ایس سی سے ہو، چاہے سی ٹیٹ سے ہو، چاہے ایس ٹیٹ سے ہو۔ یہ ٹاپک ایسے ہیں کہ ان سے سوال بننا ہی بننا ہے، اور لازمی طور پر بنتا ہی ہے۔ لہٰذا آپ ان سبھی سوالات کو حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ باقی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ خدا حافظ، اللہ حافظ۔